हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी 10th बोर्ड की फाइनल एग्ज़ाम चल रही है और जल्द ही उसका आखिरी पेपर मैथमेटिक्स का होने वाला है। तो आज हम उस 10th मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स के पेपर में करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बना के रखी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ जाएगा वो ये रहेगा, प्रश्न पढ़ के चिन्ह लगा लो। जो सबसे अच्छे से आते हैं पहले उन्हीं प्रश्नों को करो। मतलब कि आपको जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है तो आपको कुछ टाइम उसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो वो जो गिवन टाइम आपको मिलता है उसका सही उपयोग कीजिए और सारे प्रश्नों को एक बार देख लो। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपने एनसीईआरटी की बुक से या किसी और दूसरी रेफरेंस बुक से करे हो और आपने वो प्रश्न इतने अच्छे से करे हो कि आपको उसका पूरा आंसर अच्छे से आता हो। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को टिक करके ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वही प्रश्न करने हैं। टिक करने का कारण यही है कि आप जब आंसर शीट में उनको पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको वही प्रश्न करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट से लिंक है। अगर आप वही प्रश्न करेंगे जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं तो शुरुआत के 4 से 5 पन्ने साफ सफाई से और बिना काटा पीटी के लिखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आप जो स्टार्टिंग के 4 से 5 पन्ने आपके आंसर शीट से भरेंगे उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने मिलेंगे जो अच्छे से आते हैं। तो उसमें काट पिटाई करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी और आप बहुत साफ सफाई से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरा पॉइंट जो आएगा वो पहले पॉइंट से इस तरह से लिंक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पन्ने के दोनों तरफ थोड़ी जगह छोड़कर लाइन खींच ले। देखिए क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि बस लिखना चालू कर देते हैं। प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो उसमें होता क्या है कि उनका अलाइनमेंट मतलब कि जो आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका है वो बिगड़ जाता है। कुछ आंसर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका उत्तर पुस्तिका हो गई, ये आपकी आंसर शीट हो गई। बच्चे यहाँ से लिखना चालू करेंगे और फिर उसके बाद में आधा पोर्शन इधर के इसमें लिख देंगे। तो इसमें क्या अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वो सुंदर नहीं दिखता, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता। और हमें पता है बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो मिलते ही है। तो इसलिए ये पेज के दोनों तरफ लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए मेरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इतनी मार्जिन छोड़कर यहाँ पर एक लाइन खींच ली। सेम टू सेम मैंने पेज के ऑपोजिट साइड में भी यहाँ पर एक लाइन खींच ली। अब ये मार्जिन मैंने छोड़ रखी है, मुझे वहाँ पर रफ काम करना हो, कुछ और काम करना हो, जैसे इधर आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आप मार्जिन छोड़ोगे यहाँ पर तो आप प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखोगे, लेकिन जो राइट साइड रहेगा यहाँ पर आप मैथ्स के पेपर में रफ वर्क कर सकते हो। तो इसलिए इस तरह से मार्जिन आप खींच लीजिए, उस मार्जिन का आप यूज़ इसमें कर लोगे। इसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट है वो आ जाएगा, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, सारे प्रश्नों को अलाइन करके लिखें। ये वही है जो मैंने आपको पीछे समझाया है कि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। और प्रश्नों का अलाइनमेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, आपने यहाँ पर लिख दिया ax² + bx + c = 0। ये एक समीकरण या इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो चूंकि यहाँ पर आपने = का साइन लगाया है तो नेक्स्ट जो है आप इम्प्लाइज दैट के साइन से इस तरह से स्टार्ट करोगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इसी तरह से इसके नीचे फिर से एक इम्प्लाइज दैट का साइन आएगा, फिर इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये अलाइनमेंट देख रहे हो आप, एक के नीचे एक आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक इम्प्लाइज दैट मैंने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, नहीं, एक के नीचे एक ही आएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो अच्छा दिखता है और टीचर को ये भी पता चलता है कि बच्चे को पता है कि कैसे सॉल्व करना है, वो प्रैक्टिस करके बैठा है और प्रैक्टिस की वजह से ही वो अपना जो प्रेजेंटेशन है इतना अच्छा कर पा रहा है। ये टीचर को समझ में आ जाता है और इस चीज़ से इंप्रेस होकर टीचर आपको नंबर देता है। पांचवा पॉइंट, जितना हो सके विस्तार से समझाइए। फॉर्मूलेस को अंडरलाइन करें या बॉक्स में बंद करें। मैथ्स का पेपर है तो सीधी सी बात है, हमको फॉर्मूलेस तो लिखने ही पड़ेंगे। तो जितना हो सके अपने क्वेश्चन को डिटेल में समझाइए। आप ये समझ के कीजिए कि जो टीचर है, जो चेक करने वाला है, उन्हें कुछ नहीं आता है, उनको हमें सब कुछ अपने तरफ से बताना है। तो जितना हो सके अपने आंसर को डिटेल में समझाइए और जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं उन फॉर्मूलेज को अंडरलाइन करें या फिर बॉक्स में बंद करें। एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, वो हाईलाइट भी हो जाते हैं, टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चे ने किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। इसलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया। इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट आएगा वो इस प्रकार रहेगा,
फाइनल उत्तर को, जो आपका आखिरी का आंसर आता है, लास्ट आंसर जो फाइनल आंसर रहता है, उसको हमेशा अंडरलाइन करें अथवा बॉक्स में बंद करें, उसे भी आपने हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, फाइनल उत्तर को हमेशा अंडरलाइन करके अथवा बॉक्स में बंद करके रखना ज़रूरी होता है। गणित के प्रश्नों में अलग अलग दी इकाइयों को एक ही आम या सामान्य इकाई में बदलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कैसा होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, उसमें हमें बोल दिया कि एक बोट है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और उसने टोटल 55 मिनट्स डिस्टेंस चला है, मतलब 55 मिनट्स तक वो कंटिन्यू चलती रही है। तो आपको पूछा जाए कि आप डिस्टेंस निकालिए और वो भी मीटर्स में, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा? स्पीड तो आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, टाइम मिनट में दिया हुआ है और डिस्टेंस मीटर में पूछ रहा है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पहले इन सबको एक कॉमन यूनिट में चेंज कर लीजिए। मतलब जैसे 54 किलोमीटर को मैंने 54 इंटू 1000 और अपॉन में मिनट है मतलब 60, इस तरह से मैंने इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लिया। अब इसके हिसाब से मेरे पास ये जो टाइम है ये मिनट में दिया हुआ है, इसका मैं यूज़ कर लूँगा बाद में फॉर्मूले में वैल्यू रख के, और डिस्टेंस तो मुझे मीटर में ही निकालना है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को एक कॉमन इकाई में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं इसमें। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है इस तरह से, किसी भी प्रश्न के हल ना होने पर उसे ज़्यादा समय ना दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते कि अरे मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही रहूँगा, चाहे फिर उसमें कितना भी समय लग जाए। इससे होता क्या है कि वो एक क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और बाकी सब क्वेश्चन जो आपको आगे आ सकते हैं या बने जा सकते हैं उसके लिए आपके पास समय ही नहीं बचता है अंत में, और इस तरह से आपका पेपर छूट जाता है। बच्चे बोलते नहीं मैथ्स का पेपर हमारा जो है छूट गया है, मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स का पेपर छूट जाता है। उसके कारण एक ये भी रहता है कि आप एक प्रश्न के पीछे ही पड़ जाते हो। आप एक निश्चित समय उन्हें दे दो, नहीं बन रहा है ना, छोड़ो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में रफ काम हमेशा रफ कॉलम बनाकर ही करिए। जैसे मैंने आपको पहले के पॉइंट में बताया था कि मार्जिन बना लो, वो मार्जिन का जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा वो आपका रफ कॉलम में भी यूज़ आ जाएगा। तो इसलिए रफ काम हमेशा रफ कॉलम बनाकर ही करें, उसे बीच में आंसर या क्वेश्चन जहाँ पर अपना आंसर सॉल्व कर रखा है उसके बीच में नहीं कर ले, उससे वो अच्छा नहीं दिखता, प्रेजेंटेशन खराब होता है। और जो एक आखिर का पॉइंट है वो ऐसा है कि अगर आखिरी में आपको पेपर सॉल्व करने का समय बचता है, आखिर में समय बचने पर एक बार पेपर आपकी जो आंसर शीट है उसे चेक ज़रूर कर ले। इससे क्या होगा कि आपने कहीं पर कोई गलती करी हो तो आपको पता चल जाएगा, कहीं अंडरलाइन नहीं है, कहीं बॉक्स नहीं है। तो इस तरह से आप वो सब चीज़ों को अपना सुधार सकोगे और आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको 10th के मैथ्स के पेपर में ध्यान रखने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सब बता दिए हैं। आप इन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।